हाँ तो साथियों, पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? तो पिछली क्लास में हमने दो चीजें देखी थी कि एक तो जब साम्यवादी पार्टियों का प्रचार प्रसार ज्यादा बढ़ रहा था तो कांग्रेस ने अपने अंदर एक प्रेशर ग्रुप बनाया जो कुछ कुछ वैसी बातें करता था जिसको हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बोलते हैं 1934 में, जिसके उद्देश्य थे कि जो युवा साम्यवाद की तरफ जा रहे हैं उनको रोका जाए, उनको एक नया ऑप्शन उपलब्ध करवाया जाए और कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय किया जाए ताकि कांग्रेस पर यह ब्लेम ना लगे कि कांग्रेस किसानों मजदूरों की बातें नहीं करती है। जेपी राम मनोहर लोहिया, आपके आचार्य नरेंद्र देव, अशोक मेहता, ये उसके कुछ नेता थे। जेपी ने बहुत अच्छी बुक लिखी इस पर, एक वाई सोशलिज्म। आचार्य नरेंद्र देव ने एक बुक लिखी सोशलिज्म एंड नेशनल मूवमेंट। अशोक मेहता ने हिंद मजदूर सभा नाम का एक संगठन बनाया था। और लोहिया जी की बहुत एक फेमस बुक है जो आईएएस में कई बार पूछी जाती है, गिल्टीज ऑफ इंडियाज पार्टीशन, भारत के विभाजन के गुनहगार। ये कुछ बातें हमने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की देखी थी। फिर हम आजाद हिंद फौज की बातें कर रहे थे। हमने पढ़ा कि आजाद हिंद फौज के अंदर वे भारतीय थे जो अंग्रेजों की तरफ से जापान के खिलाफ लड़ने के लिए गए थे, परंतु हारने के बाद जापान द्वारा युद्ध बंदी बना लिए गए थे। कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन सिंह गिल ने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और रास बिहारी बोस, जो कि उस समय टोक्यो में निर्वासित जीवन बिता रहे थे, उनको उसका नेता बनाया गया। रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। कालांतर में सुभाष बाबू को सिंगापुर बुलाया गया और उन्हें आजाद हिंद फौज का लीडर बना दिया गया। आजाद हिंद फौज की कई ब्रिगेड बनाई गई थी, जैसे गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड, अबुल कलाम आजाद ब्रिगेड, झांसी की रानी बटालियन। ये जो झांसी की रानी बटालियन थी, महिलाओं की बटालियन थी, इसको लीड लक्ष्मी स्वामीनाथन किया करते थे। सिंगापुर और रंगून में इसके हेडक्वार्टर बनाए गए थे। और सबसे पहले जब सुभाष ने गांधी जी को रंगून से आ रहे थे तब राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। आजाद हिंद फौज जापान के सहयोग से अंडमान निकोबार पर कब्जा करती है और उनके नाम बदलकर शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप कर देती। लेकिन जापान के सरेंडर करने के कारण आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। सुभाष बाबू रशिया से सहायता लेने के लिए जा रहे थे, पर रास्ते में ताइवान में प्लेन क्रैश होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। आजाद हिंद फौज के कमांडर्स जो थे वो गिरफ्तार कर लिए गए। प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, लाल किले में इन पर मुकदमा चलाया गया। तत्कालीन भारत के बड़े बड़े वकील भूलाभाई देसाई, कैलाशनाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू ने उनका मुकदमा लड़ा, लेकिन उन्हें फांसी की सजा दी गई। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेबल ने अपने प्रिविलेजेस का यूज करते हुए उनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया था। सुभाष बाबू ने एक बुक लिखी थी बहुत अच्छी, इंडियन स्ट्रगल। सुभाष बाबू की जीवनी लिखी हुई स्प्रिंगिंग टाइगर नाम से, बहुत फेमस बुक है, पूछी जाती है। ह्यू टॉय ने उनकी जीवनी लिखी थी। ये कुछ बातें हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। भारत जब इस समय खुद किसान आंदोलन से उबल रहा है, तब हम उन कुछ पुराने किसान आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे जो कि आजादी से पहले के भारत के अंदर हुए थे। उनके बारे में अपने जानेंगे, कौन से हुए थे, क्या थे, उनकी डिमांड्स क्या थी, वो तमाम देखेंगे। हम सब जब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसान आंदोलनों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या उनसे जुड़े हुए हैं, तब उन सबको भी स्मृति में लाया जाना आवश्यक है जिन्होंने इससे पहले कई ऐसे आंदोलन चलाए थे। देखते हैं भारत में किसान आंदोलन। नील आंदोलन की बातें कर रहा है। 1859-60 के अंदर बंगाल के अंदर एक नील आंदोलन हुआ था। इंडिगो मूवमेंट का दो, या नील मूवमेंट भी कह सकते हो आप। क्या था? एक शब्द लिखा हुआ है कि यह आंदोलन ददनी प्रथा के खिलाफ हुआ था। ददनी प्रथा क्या होती? तो जब तक कृत्रिम रंगों का आविष्कार नहीं हो गया था, आर्टिफिशियल कलर नहीं बनने लगे थे, तब तक प्राकृतिक रंगों का, नेचुरल कलर्स का प्रयोग किया जाता। नील की खेती होती है, नील की खेती से नीला रंग बनाया जा सकता है। तो अंग्रेज नीला रंग के लिए नील की खेती करवाया करते थे। अंग्रेज अपने जो भी किसान होते उससे एग्रीमेंट करते और एग्रीमेंट करके उसको कहते कि हम तेरे को एडवांस रुपए देंगे, तो हमारे लिए नील बो दे तेरे खेत में। एडवांस वाले चक्कर के अंदर कोई भी पड़ जाता है तो कह देता हाँ साहब बो देंगे, नील बो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और अंग्रेज कहते हैं भाई यदि देख ले बीच के अंदर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो तेरे पे जुर्माने लगेंगे बाद में। किसान कहता ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते भाई, ना किसान तोड़ सकता है। अंग्रेज कहते भाई हम भी नहीं तोड़ेंगे, हमें नील की आवश्यकता ही। ये जो सिस्टम था जिसमें टोकन मनी दे के और खेती करवाई जाती थी, इसको बोलते थे ददनी। जो टोकन मनी थी उसको ददनी बोलते थे। ददनी कस्टम हो गया, उनकी ददनी प्रथा हो गई। पर हुआ ये कि किसान ने टोकन मनी के चक्कर में नील की खेती करनी शुरू कर दी।
अब जब वो नील की खेती करता था तो इसका मतलब बाकी चीजें नहीं उगा पाएगा, भाई खेत का एरिया तो वही है, चावल नहीं उगा पाएगा, जो भी उसके फूड ग्रेन खाद्यान्न होता है उनका उत्पादन नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, अपने नील की खेती करेंगे, नील एक कैश क्रॉप है, नकदी फसल है, इसको बेच के रुपए मिल जाएंगे, हाथों हाथ अपने को अंग्रेज ले लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट है इनका, उससे चावल खरीद के ले आएंगे। परंतु ये नोटिस किया गया कि जिस खेत के जिस भूभाग में 2-3 साल तक यदि लगातार नील की खेती कर ली जाए तो उसके बाद वो जमीन बंजर हो जाती है, वहां पर न तो नील उगे ना उसके बाद चावल उगे। शुरुआत में तो किसान ने देखा कोई बात नहीं कि मान लो कोई पूरा एक खेत था, उसके इतने एरिया पर उसने नील की खेती की, खराब हो गया तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट था तो उसने इधर वाले एरिया पे करनी शुरू कर दी, इधर वाला भी खराब हो गया। जब जमीन यूं बंजर होने लगी, बैरन लैंड ज्यादा बनने लगी, तो किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने बंद कर दिए, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने शुरू कर दिए, नील की खेती करनी बंद कर दी और उन्होंने कहा भाई हम नील की खेती नहीं करेंगे। तो वो जो ददनी प्रथा हुआ करती थी, जो जबरदस्ती नील की खेती करवाया करते थे, उसके खिलाफ जब नील की खेती बंद की तो उन लोगों ने जो आंदोलन किया था उसी का नाम क्या है अपने तो नील आंदोलन नाम है। तो बात याद रहेगी आपके कि सिस्टम क्या था, ये सीधा सीधा सा ये सिस्टम था कि नील की खेती की वजह से जमीनें बंजर हो जाया करती थी और इसीलिए अपने नीले रंग को कभी भी इतना अच्छा समझा भी नहीं जाता था। और नीले रंग के लिए कहा जाता है कि नीला रंग एंटी एनर्जी कलर है, तो एनर्जी खींच लेता है, वैसे भी अपने यूं मानते थे, तो शायद जमीन की भी एनर्जी खींच लेता होगा, इसलिए जमीन बाद में काम की नहीं बचती होगी। और अपने तो पुराने जो कहानियां पढ़ते हैं, किंवदंतियां, फोकलोर सुनते हैं, तो उनके अंदर ऐसे खूब सारे वर्णन आते हैं कि पहले यूं होता था भाई युद्ध लड़ रहा है एक आदमी, तलवार चला रहा है, लगातार तलवारें चल रही है उसकी, इतने में दुश्मन वाली तलवार लगी, गर्दन उड़ गई गर्दन। अब उसका मूवमेंट था, वो आगे बढ़ रहा था, तलवार चला रहा था, अचानक एक झटके में गर्दन उड़ गई तो उसके पैरों का मूवमेंट नहीं रुकता था, अब वो बिना सर के वो आदमी लड़ता जा रहा है और उसके पैरों का मूवमेंट नहीं रुक रहा है। कहते हैं ऐसे लोग जो इसे बिना सर के लड़ लिया करते थे, केवल धड़ के सहारे लड़ लिया करते। अब कितनी दूर जाता, थोड़ी बहुत दूर जाता होगा वो आदमी वैसा, पर उसका धड़ गिराए तो जाए, वरना तो अब यूं ही धूल में लठ मारता जा रहा है, तलवार हिलती जा रही है। तो उनपे नील के छिंटे मारते थे और नील के छिंटे मारते ही वो व्यक्ति गिर जाया करता था। इसका मतलब नील उस व्यक्ति की एनर्जी निकाल लेती होगी, उसमें जो थोड़ी बहुत एनर्जी बची हुई सर कटने के बाद में भी जो मोमेंटम बना हुआ था, वो जड़त्व वाला नियम है, जो वस्तु पड़ी है वो पड़ी रहेगी जब तक कि बाहरी फोर्स ना लगे, और जो चलती जा रही है वो चलती रहेगी जब तक उस पर बाहरी फोर्स ना लगे। कुछ वैसा काम करता होगा इस पे, तो एनर्जी डाउन करने के लिए और उस पर नील के छिंटे मारते थे, तब वो व्यक्ति गिर जाया करता था। और कहते हैं कि पहले अपने वैसे किताबों में तो ये पढ़ते हैं कि पहले सती प्रथा होती थी, सती वैसे प्रथा जैसा तो कुछ था नहीं, हाँ कुछ महिलाएं सती हो जाया करती थी, बहुत कम उदाहरण मिलते हैं अपने को, ज्यादा बड़े उदाहरण नहीं मिलते इसके सती प्रथा के। पर मान लो कई बार किसी के पति की डेथ हुई, उस समय वो जो भावावेश होता है उसमें लड़के को लगता है कि नहीं मैं मेरे पति के साथ में सती होंगी, घर वाले ज्यादातर विरोध ही किया करते थे। ये भगवान जाने अपने कहां से कहानियां वानियां निकाल के लाए कि जबरदस्ती झोंक दिया करते थे। कालांतर के अंदर जाके जरूर कोई ऐसी घटनाएं कुछ हो गई होगी, पर शुरुआती इसका रूप ऐसा रहा ही नहीं था। घर वाले विरोध करते, भाई नहीं नहीं ऐसे कैसे सती हो सकती है, पीछे बच्चे कहां जाएंगे। पर यदि कोई लड़की ज्यादा जिद करती कि नहीं नहीं आप बच्चों को तो आप संभालो, मुझे मेरे पति के साथ जाना है, और तो उन पे भी नील के छिंटे मारे जाते थे। और कहते हैं उनकी जो एनर्जी होती है उस समय जो भाव आया हुआ था वो कहीं ना कहीं उसका डाउन पड़ जाता था और वो बातें मान लिया करती होगी, बाद में नहीं सती होती होगी। और मैं उदाहरण दूं आपको, बिश्नोई समाज के संस्थापक जो जाम्बोजी महाराज हुए, जाम्बोजी महाराज एग्जैक्टली कह के गए कि नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बाकी कलर पहने जाए पर नीला रंग ब्लू कलर है वो नहीं पहना जाना चाहिए। आज तो भले ही अपने बिना डेनिम ब्लू के पार ही नहीं पड़ती हो, पर बाकी नीले रंग को पहले अवॉइड किया जाता था। और महिलाएं तो आज भी यदि गांव के अंदर नीले रंग के कपड़े पहने तो डोकरियां मना कर ही देती है, अरे नहीं नहीं नीला रंग थोड़ी कोई पहनने लायक थोड़ी होता है, ये कैसे पहना जा सकता है। भगवान जाने और भी कोई साइंटिफिक तथ्य रहे होंगे इसके पीछे, पर नीले रंग के लिए अपने भारत के अंदर कभी भी सर्वसम्मति टाइप का तो कुछ ही नहीं था, हमने उसको कभी भी अच्छी नजरों से नहीं चुना था। यही अब क्या साइंटिफक तथ्य रहे, पर अपने डोकरे इसको अवॉइड किया करते थे, और शायद यही रहा होगा कि वो एनर्जी खींचता है, इसी वजह से नील की खेती जहां जहां होती वो जमीनें बंजर हो जाया करती थी। तो ददनी प्रथा और नील वाली बातें थोड़ी सी याद रखना आप। लिखा ददनी प्रथा, ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों को अग्रिम पेशगी देकर काम करवाते थे। पेशगी समझ गए, एडवांस टोकन मनी देते थे, टोकन मनी देकर काम करवाया करते थे।
इसके तहत अंग्रेजों ने किसानों द्वारा जबरदस्ती नील की खेती करवाई। एडवांस दे दिया तो अब तो तेरे करनी पड़ेगी, क्या करेगा तू अपने को, किसी से पैसे ले लिया, अब उसका काम नहीं करें तो क्या हो। आंदोलन कब हुआ तो 1859 में बंगाल का नदिया जिला है, कोई नदिया जिला के गोविंदपुर नाम का गांव है, वहां से आंदोलन शुरू हुआ था। याद रखना भाई थोड़ा सा, गोविंदपुर नामक गांव से कौन सा आंदोलन शुरू हुआ तो नील आंदोलन शुरू हुआ था, याद रह जानी चाहिए बात आपके। ये एक बड़ी जोरदार चीज लिखा है, डिप्टी मजिस्ट्रेट हेमचंद्रा वर्कर की एक सरकारी आदेश पढ़ने में हुई चूक के कारण यह आंदोलन हुआ था। डिप्टी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, एक बार कोई किसी मामले का डिसीजन सुना रहे थे, मजिस्ट्रेट थे, किसी मामले का डिसीजन सुना रहे थे, तो किसान इकट्ठे हो रखे गांव वाले, कोई मामला होगा किसानों के बीच का, जमीन वमीन का विवाद था, उसका डिसीजन उनको सुनाना था। उनके सामने खूब सारे कागज रखे हुए थे, डिसीजन वाला पेपर भी वहीं पड़ा था, डिसीजन वाले पेपर को पढ़ के उनको डिसीजन सुनाना था, इस मामले में डिसीजन दे रहा हूं। कई कागज और भी पड़े थे। कहते हैं कि जब नील की खेती का यहाँ किसानों ने विरोध करना शुरू किया था, तब अंग्रेजों ने एक कानून पारित किया, और कानून पारित करके अंग्रेजों ने खुद ही कह दिया कि किसी भी किसान से जबरदस्ती नील की खेती नहीं करवाई जा सकती। यदि कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता है तो उसको तोड़ने दिया जाए, जो भी आपके बीच की डील हुई है वो डील करवा के उसको तोड़ने दिया जाए। ये नहीं कि आप फिर भी कहोगे तू जर, ये अंग्रेजों का कानून था। परंतु कानून को भारत में कितने लोग समझते हैं, कितने लोग नहीं समझते, ये हम सब जानते हैं कि कानून को अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी व्याख्याएं कर लेते हैं। और जब आज भी हम नहीं समझ पाते उन चीजों को, कानूनों को नहीं समझ पाते, कि ट्रैफिक रूल आया तो अपने कितने लोगों को ट्रैफिक रूल पता है, किसान बिल आया तो कितने लोगों ने वास्तव में किसान बिल पढ़ा है, सीए आया तो कितने लोगों को एग्जैक्टली उसकी बात पता थी, नहीं पता होती है अपने को, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उस टाइम तो जब लोग अनपढ़ हुआ करते थे, कम्युनिकेशन के साधन भी कम हुआ करते थे, अखबार मीडिया भी नहीं था, तब तो लोगों तक पता भी नहीं चलता कि अंग्रेजों ने ऐसा कोई कानून बना भी दिया। अब अंग्रेजों ने कानून बना दिया, लेकिन जो वो नील वाले अंग्रेज हुआ करते थे, जो ये कॉन्ट्रैक्ट करते थे, उनको ये पता था कानून आ गया, पर उन्होंने अप्लाई नहीं होने दिया, उन्होंने चलने दो, अपने मानना ही नहीं इस कानून को। हेमचंद्रा वर्कर जब वो डिसीजन सुना रहे थे, किसी दूसरे केस का डिसीजन सुना रहे थे, तो उन्होंने गलती से एक दूसरा कागज उठा लिया, और उस कागज के ऊपर वो लिखा हुआ था कि किसी भी किसान से जबरदस्ती नील की खेती नहीं करवाई जा सकती, दिस इस कानून के अनुसार ये लिखा जाता है। और उन्होंने पढ़ दिया, पढ़ के लगा अरे यार सॉरी यार, तो ये गलती से पढ़ दिया, अच्छा तुम्हारे वाला कागज दो भाई इधर, रीडर बैठा था, उसने दूसरा कागज दिया, भाई तुम्हारे वाला मामला ये गलती से हो गया था थोड़ा। पर अब जनता ने सुन लिया, और जनता ने सुना कि अच्छा ऐसा कानून भी है कि नील की खेती जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं करवा सकते। और अब जनता ने कहा सर प्लीज रिपीट, एक बार सर थोड़ा सा एक बार और पढ़ दो। हेमचंद्रा वर्कर ने दोबारा पढ़ा, भाई कानून की इस धारा के तहत किसी भी किसान से जबरदस्ती नील की खेती नहीं करवाई जा सकती। अब जब किसानों को पता चला कि कानून अपने फेवर के अंदर ऐसे ऐसे कानून आ रखा है, तो अब तो अपने मरे नहीं करेंगे, तो उन्होंने खेती करने से मना कर दिया। अब तो उन्होंने सीधा सीधा कहा ये कानून है, इस कानून को इंप्लीमेंट किया जाए, लगाया जाए, तो उन्होंने आंदोलन करने शुरू कर दी। नेता थे, दो भाई थे, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास। मुझे याद है एक बार आईबी का एग्जाम था और उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नील आंदोलन के नेता कौन थे। तो दो भाई है भाई, एक विष्णु विश्वास है, एक दिगंबर विश्वास है। इन्होंने जाकर कहा हमारा विश्वास करो, हम तुम्हें जीत दिलाएंगे। तो ठीक है साहब, पूरा विश्वास कर लेंगे। नाम और भगवानों जैसे नाम, एक विष्णु भगवान दिगंबर सब वैसे। तो इनका विश्वास किया लोगों ने, इनके पीछे हो गए लोग, इन्होंने आंदोलन किया था, नील वाला आंदोलन, ददनी प्रथा के खिलाफ। अब कोई एडवांस टोकन मनी देता है तो कोई जबरदस्ती हमसे खेती नहीं करवा सकता, टोकन मनी तुम्हारी वापस ले जाओ बोले। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास नाम याद रखना। अखबार वही आज जैसे मीडिया किसान आंदोलन के समर्थन के अंदर बोलता, अखबार देख लो सब के सब किसान आंदोलन के समर्थन में होते हैं। तो उस समय की जो मीडिया थी उन्होंने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया। और अपने हरिश्चंद्र मुखर्जी हुआ करते थे जो अखबार निकालते थे, हिंदू पैट्रियट नाम करके एक न्यूज़पेपर निकाला करते थे। और इस हिंदू पैट्रियट के अंदर उन्होंने इस आंदोलन को खूब समर्थन दिया कि नहीं भाई आंदोलन सही है, इस आंदोलन को सपोर्ट किया जाना चाहिए। जब कानून बना हुआ इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, तो उसको लिए माहौल बनाने का किसी ने काम किया था, तो हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया था। वो अखबार कौन सा था? हिंदू पैट्रियट नाम का अखबार निकलता था, याद रखना। इवन इस आंदोलन पे नाटक लिखे गए, ये खूब फेमस क्वेश्चन है यूपीएससी का, आईएएस में खूब बार पूछा है, इसमें के नाटक लिखे गए। लाइक दीनबंधु मित्र थे, उन्होंने एक नाटक लिखा था नील दर्पण। देख लो, नील आंदोलन पे लिखा हुआ तो नील दर्पण लिखा हुआ है, दीनबंधु मित्र ने लिखा था। इसी का बाद में इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था मधुसूदन दत्त ने, या इनका पूरा नाम लिखा हुआ देखो, माइकल मधुसूदन दत्त। तो ये हिंदू थे, ईसाई बन गए थे, तो नाम तो मधुसूदन दत्त था, ईसाई बना, तो कहा यार थोड़ा बहुत ईसाइयों वाला नाम होना भी तो चाहिए, तो नाम क्या लगा दिया माइकल। तो
तो माइकल मधुसूदन दत्त हो गए। दीनबंधु मित्र वाले नाटक का नाम है नील दर्पण, उन्होंने इंग्लिश के अंदर लिखा तो नील हो गया, ब्लू दर्पण हो गया, मिरर्स, तो ब्लू मिरर नाम करके इन्होंने एक ड्रामा लिखा था, इस पे एक नाटक लिखा था। तो नील दर्पण लिखा हुआ दीनबंधु मित्र का, माइकल मधुसूदन दत्त ने लिखा था ब्लू मिरर। ये भी मुझे याद है 2014 का असिस्टेंट कमांडेंट का एक एग्जाम था और उसके अंदर ये क्वेश्चन था कि माइकल मधुसूदन दत्त के नाटक का नाम बताओ ब्लू मिरर, या शायद ऐसा था कि ब्लू मिरर किसने लिखा था, तो माइकल मधुसूदन दत्त। तो बातें याद रहनी चाहिए। इवन क्रिश्चियन मिशनरीज ने किसानों का समर्थन किया। उस समय जो भी ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से जो लोग आए हुए थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं भाई किसान सही है। शायद उनका रहा होगा भाई हम किसानों का समर्थन करेंगे तो अपने प्रति किसानों के अंदर एक सिंपैथी जाएगी और लोग ज्यादा से ज्यादा ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे। उन्होंने भी सरकार पर दबाव बनाया गया, नहीं किया जाए इनका काम। तो फिर कालांतर के अंदर वापस एक नया एक्ट लाया गया, उसके अंदर कह दिया गया अधिनियम 4 के तहत नील की खेती की अनिवार्यता, कंपल्सन जो था वो पूरी तरीके से खत्म कर दी कि नहीं आप जबरदस्ती, अनिवार्यता तो लागू ही नहीं होगी, कोई करनी चाहे तो ठीक है, नहीं करनी चाहे तो ठीक। धीरे धीरे इस कानून को वापस बता दिया गया। 1862 के अंदर ये कानून आया था और उसके बाद नील आंदोलन पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो याद रखने वाली बात है, नील आंदोलन ददनी प्रथा के खिलाफ हुआ था। नदिया जिले के गोविंदपुर नाम के जगह से शुरू हुआ था। हेमचंद्रा वर्कर गलती कर गए थे। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास इसके नेता थे। हरिश्चंद्र मुखर्जी का हिंदू पेट्रियट है। दीनबंधु मित्र का नील दर्पण है। माइकल मधुसूदन दत्त का आपके ब्लू मिरर है। और ये आपकी ईसाई मिशनरी जिसके समर्थन में अधिनियम 4 के तहत नील की खेती की अनिवार्यता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया था। फिर बंगाल में तो नील की खेती बंद हो गई थी। ये बिहार के चंपारण वाले इलाके के अंदर नील की खेती हो रही थी। मुझे लगता है आपने वो वीडियो सुना होगा जिसमें हम गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे कि वो भारत में पहला सत्याग्रही चंपारण सत्याग्रह करते हैं और वहां पर वो नील की खेती को समाप्त करवा के आते हैं। तो वो बातें आपने पढ़ी हुई है, ये नील आंदोलन की बातें हुई। अगला आंदोलन है पाबना रिवोल्ट, पाबना विद्रोह। बंगाल के अंदर एक जगह पड़ती है पाबना, वहां पर यह आंदोलन हुआ था। क्या है देखिए, 1873 में किसानों ने जमींदारों के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत की। याद रखने वाली बात यही है कि आंदोलन किसके खिलाफ है, जमींदारों के खिलाफ। बंगाल में अंग्रेजों ने एक सिस्टम लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट नाम करके एक सिस्टम हुआ करता था, जिसमें अंग्रेज कहते थे कि किसानों और हमारे बीच में, मतलब किसानों के अंग्रेजों के बीच में मीडिएटर का काम कौन करेगा, लैंडलॉर्ड करेंगे, जमींदार करेंगे। तो जमींदारों को अंग्रेजों ने अधिकार दे रखे थे और कि भाई जमींदार टैक्स लेके, किसान से टैक्स लेगा जमींदार, जमींदार टैक्स लेके देगा हमें। और बीच में जो जमींदार थे वो शोषणकर्ता बन गए थे, वो ज्यादा टैक्स वगैरह लेने लग गए थे, वो किसानों से ज्यादा टैक्स लेते। हालांकि अंग्रेजों ने तो फिक्स कर रखा था कि इतना ही टैक्स लेके आना है, हम बढ़ाएंगे नहीं। और बड़ी जोरदार सी बात है कि अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ाया भी नहीं था बंगाल के अंदर, पर वो जमींदार बीच के अंदर टैक्स बढ़ा के खुद ही रख जाया करते थे, इसलिए किसान जमींदारों से बड़े परेशान हो रखे थे। तो किसानों ने जमींदारों के खिलाफ 1873 में इस आंदोलन की शुरुआत की। हुआ क्या था कि मान लो कोई किसान टैक्स नहीं जमा करवा पाता तो जमींदार क्या करेगा, तो जमींदार उसकी जमीन छीन लेता, भाग यहाँ से, टैक्स ही नहीं दे रहा तो जमीन किस बात की, बेदखल कर देता उसको जमीन से। फिर वो टैक्स बढ़ाते थे। तो दोनों चीजों से परेशान थे किसान, कि किसान वो जमीन से निकाल देता उसकी वजह से भी परेशान थे, किसान टैक्स बढ़ा देते इसकी वजह से भी परेशान थे। अंग्रेजों को जब इस बात का पता चला तो अंग्रेजों ने 1859 में ये कानून बना दिया था और उस कानून के अंदर कह दिया कि भाई कोई भी किसान को जमीन से बेदखल नहीं कर सकता और जमींदार ये टैक्स नहीं बढ़ाएगा। ये 1859 के अंदर अंग्रेज कानून लेके आ गए थे। भले हैं बेचारे इस मामले के अंदर, उनको लगा कि भाई किसानों का शोषण हो रहा है, तो उनका नहीं साहब ये किया जाना चाहिए। पर वही बात, कानून पहुंचे कहां तक, नीचे तक किसानों तक जाए कैसे। जमींदारों ने, उसके कानून आने के बावजूद भी जमींदारों ने वैसे ही काम जारी रखे। अब कानून का काम तो ये होता है कि यदि ये कानून तोड़ा जाता है तो आप प्रशासन के पास जाओ, पुलिस के पास जाओ, पर जब कानून पता ही नहीं है तो कौन पुलिस के पास जाए कौन नहीं जाए, तो जमींदारों के खिलाफ कार्रवाइयां भी नहीं होती, कार्रवाइयां नहीं होती, जमींदार का और हौसला बढ़ जाया करता था। तो 1859 में एक एक्ट द्वारा किसानों को भूमि से बेदखली एवं लगान में वृद्धि के खिलाफ एक सीमा तक संरक्षण दिया गया कि नहीं साहब ऐसे बेदखल नहीं कर सकते, ऐसे आप टैक्स नहीं बढ़ा सकते। इसके बावजूद जमींदारों ने किसानों को बेदखल किया व अधिक कर वसूला, तो किसान इस चीज से परेशान थे। तो किसानों ने एक संगठन बनाया बंगाल में, वहां पर एक जगह पड़ती है यूसुफ सराय, तो एक संगठन बनाया गया यूसुफ सराय किसान संघ। यूसुफ सराय किसान संघ नाम का एक संगठन बनाया गया था।
बंगाल के अंदर। तो किसानों ने यूसुफ सराय किसान संघ की स्थापना की, अब अपने आंदोलन करना है। वहां पाबना के पास में कोई जगह रही होगी यूसुफ सराय नाम करके। यह एक कानूनी और अहिंसक आंदोलन था। कानूनी कैसे कि किसानों की एक ही मांग है, ये जो कानून है इसको इंप्लीमेंट करो ढंग से, इन जमींदारों पर लगाओ, ये इस कानून को मानते ही नहीं। तो आंदोलन कैसा हो गया? कानूनी। अब जमींदारों को उन्होंने कुछ ही नहीं कहा किसानों ने, किसान सीधे सरकार के पास गए, सरकार को जाके कहा कि जब आपका ये कानून है आप इसको इंप्लीमेंट करवा दो। अब सरकार को जाके कहने में तो हिंसा करने की आवश्यकता ही नहीं। तो कैसा आंदोलन था? एक अहिंसक आंदोलन था, कानूनी भी था और कैसा था? अहिंसक आंदोलन था। बड़ी जोरदार बात, किसान ज्यादातर मुसलमान थे, जमींदार ज्यादातर हिंदू थे। तो भारत में जब भी ऐसी स्थिति आती ना जहां पर दो ओपोनेंट पार्टीज यदि अलग अलग धर्मों की होती तो पक्का ही लड़ लिया करते थे, कि फिर लगता है कि यार ये आदमी हम पर शोषण क्यों कर रहा है, क्योंकि दूसरे धर्म का है। तो मुसलमान किसान थे तो उनको लगता है यार ये हिंदू शोषण क्यों कर रहे हैं, हमारा हिंदू जमींदार तो ये हिंदू है ना इसलिए अपना शोषण कर रहे हैं। तो आपस में लड़ने की स्थिति आ जाती। या उन हिंदू जमींदारों को लगता है कि अच्छा मुसलमान हमारे खिलाफ जाके शिकायतें कर रहे हैं तो वो लड़ने के लिए आ जाते। कोई ना कोई पक्ष लड़ाई शुरू कर देता है, धीरे धीरे मामला मूल समस्या से तो अलग हो जाता है, सांप्रदायिक समस्या बन जाता है, कम्युनल प्रॉब्लम हो जाया करता है। पर ये बड़ी जोरदार बात है, ये आंदोलन सांप्रदायिक नहीं हुआ था। सिंपल किसानों ने अपना संगठन बनाया, ज्यादातर किसान मुस्लिम थे, हिंदू किसान भी थे उनके साथ में, अपना संगठन बनाया, संगठन बना के सरकार के पास गए, सरकार को जाकर साहब ये एक्ट है, इस एक्ट को लागू कर दो यार, आप हमें ये तंग करते हैं, एक्ट लागू कर दोगे तो हम तंग नहीं होंगे अपने आप। सरकार ने एक्ट लागू कर दिया था बाद में। तो तीन बात, कानूनी था, अहिंसक था, मैं कह दूंगा असंप्रदायिक था, नॉन कम्युनल था, नॉन वायलेंट था और लीगल तरीके से आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन जमींदारों के विरुद्ध था, न कि अंग्रेजों के खिलाफ। याद रहे इस बात को, किसानों ने अंग्रेजों का तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं है, ये जमींदार खराब है, इनको सुधार दो। तो आगे वाली बात और जोरदार देखो, और किसानों का नारा था कि जमींदारों को हटा के हमें डायरेक्ट अंग्रेजों के अंडर में लिया जाए, हम महामहिम महारानी की और केवल उनकी रैयत होना चाहते हैं। हे ब्रिटिश महारानी, तुम बहुत भली हो और तुम ये स्थायी बंदोबस्त हटाओ, जमींदारों को हटाओ, खुद को हमें खुद के अंडर में ले लिया जाए, हम तुम्हारे अंडर में रहना चाहते हैं। सुनिए, ध्यान दीजिए इस बात पर, किसान अंग्रेजों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे अंडर में रहेंगे, तुम बहुत अच्छे हो। तब मुझे कभी नहीं समझ में आता कि अपनी किताबों में ये कहां से चीजें जोड़ी गई कि अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया, अंग्रेज लूट के ले गए थे। मुझे लगता है लूटने वाला था क्या तुम्हारे पास जिसको लूट के ले गए हो, और उसमें भी वो राजस्थान वाला आके और कहता है हमें लूट लिया था। तब तो मुझे और बड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा नंगा नाये क्या, निचोड़े क्या, तुम्हारे पास लूटने लायक चीजें भी थी, अंग्रेजों ने दिए हैं पैसे, देते ही होंगे बेचारे के, रख लो रे तुम्हारा थोड़ा बहुत ये काम चल जाए। तो पर बंगाल में मान लो कोई चीजें थी, वहां पे लूटते होंगे, तो वहां पर तो किसान खुद ही कह रहे हैं कि हम अंग्रेजों से लूटा जाना पसंद करेंगे, है अंग्रेजों लूट लो हमें, आओ आओ लूट लो हमें। तो अब देख लेना किधर क्या मामला है। तो इनका नारा, कोई पूछेगा आपसे कि कौन से आंदोलन का नारा था कि महामहिम महारानी की रैयत होना चाहते हैं। रैयत मतलब किसान, रैयत का मतलब किसान होते हैं। तो हम महारानी के किसान बनना चाहते हैं, हम अंग्रेजों के किसान बनना चाहते हैं, जमींदारों के किसान नहीं बनना चाहते, क्योंकि जमींदार शोषण करते हैं, अंग्रेज इस मामले में भले। ये कौन से आंदोलन की मांग है? तो आपके पाबना विद्रोह की मांग है। बंगाल का गवर्नर था कैंपबेल, उसने किसानों का समर्थन किया। याद रखना, एक अंग्रेज अधिकारी है, वो किसानों का समर्थन कर रहा है कि सही है, जमींदार एक्ट लागू नहीं होने देते, हम किसानों के साथ और हम एक्ट लागू करेंगे। तो बंगाल के गवर्नर कैंपबेल ने किसानों का समर्थन किया। बंगाल के जितने भी बुद्धिजीवी थे उन्होंने किसानों का समर्थन किया। बुद्धिजीवी कौन? बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त जैसे जो लोग थे वो साथ में। उस समय देख लो 1876 में, मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको, एक पार्टी बन गई थी इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पार्टी थी, उस पार्टी ने भी सपोर्ट किया। क्षेत्र में पार्टी बनी है, क्षेत्र में आंदोलन चल ही रहा है अपने आप में, तो उसने कहा भाई हम भी साथ में। ये एसएन बनर्जी की थी भैया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की कई बातें मैंने आपको बताई होगी, उनकी पार्टी थी इंडियन एसोसिएशन, उन्होंने सपोर्ट किया। मुख्य नेता कौन कौन थे? तो शंभू पाल और ईशान चंद्र रॉय इसके नेता हुआ करते थे। क्या क्या नाम है? दोनों नेताओं के नाम याद रख लेना, एक का नाम है शंभू पाल और दूसरे का नाम क्या है? ईशान चंद्र रॉय। उसके कौन कौन थे? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इसके शंभू पाल और ईशान चंद्र रॉय। पाल, रॉय ये सब बंगाली नाम ही होते हैं। तो बंगालियों का आंदोलन था, जमींदारों के खिलाफ था, अंग्रेजों के तहत तो नीचे आना ही चाहते थे, और यूसुफ सराय किसान संघ बनाया था उन लोगों ने, कैंपबेल ने समर्थन किया था, बुद्धिजीवियों ने समर्थन किया था, इंडियन एसोसिएशन ने सपोर्ट किया था। सब सपोर्ट के अंदर ही आए, तो बाद में अंग्रेजों ने एक्ट लागू कर दिया था, जमींदारों के खिलाफ किसानों को प्रोटेक्शन देने का काम किया गया था।
अगला पढ़ते हैं हम। दो बंगाल के आंदोलन पढ़ रहे थे, जो एक नील की खेती के खिलाफ किया गया था, जो कि अंग्रेज जो नील बागानों के मालिक थे उनके खिलाफ हुआ था, और दूसरा जो जमींदार थे जो टैक्स बढ़ा दिया करते थे उनके खिलाफ ये हुआ था। और दोनों में था ये कि अंग्रेज कानून लेके आ गए थे, लेकिन उधर नील के बागान मालिक थे वो नहीं मान रहे थे उसको, और जो इधर जो आपके जमींदार थे उसको लागू नहीं कर रहे थे। अंग्रेजों ने बाद में कानून लागू करवाए थे, वो लोग किसानों का भला किया था दोनों के अंदर। ऐसा एक आंदोलन दक्कन के अंदर फैल गया। दक्कन मतलब महाराष्ट्र का जो निचला इलाका है उसको दक्कन कहा जाए, वहां दक्कन के अंदर आंदोलन फैला। ये तो आप सब और गौर से सुनना भाई, क्योंकि ये आंदोलन अपने खिलाफ था। मतलब मुझे लगता है कि एकमात्र आंदोलन जो मैंने कहीं राजस्थानियों के खिलाफ देखा है तो दक्कन रिवोल्ट ही है, कि ये अपने खिलाफ हो गया था। पूरे भारत के अंदर व्यापारी यदि कोई है तो मारवाड़ी। मारवाड़ी व्यापारी होते हैं सब जगह, आप कहीं चले जाओ, जहां ना पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी वाला सिद्धांत है। और कई बार बताते हैं कि अपने तो छोटी छोटी जगह से निकले हुए बाणिये और पूरे भारत के अंदर छा गए। तो मारवाड़ी बाणिये हर जगह फैले हुए रहते हैं, मारवाड़ी बाणिये हर जगह बिजनेस का काम करते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र आगे इस नीचे वाले इलाके में भी खूब सारे मारवाड़ी बाणिये थे जो काम किया करते थे। एक मारवाड़ी बनिए थे कालूराम जी, नाम से लगता है अपना आदमी है कालूराम जी। और कालूराम जी ने किसी किसान को पैसे उधार दे रखे थे। बाणियों का काम क्या, उधार देना पैसे। बाणिया उधार कैसे देगा, तो कुछ ना कुछ मोर्गेज रखेगा, गिरवी रखेगा, और गिरवी रख के आपको देगा। तो वो जो किसान थे, महाराष्ट्रियन किसान थे, नाम था बाबा साहिब देशमुख। देशमुख महाराष्ट्रियन ना, देख लो रितेश देशमुख रही, तो बाबा साहिब देशमुख नाम करके किसान था। उसने कालूराम जी नाम करके अपने मारवाड़ी बाणिये थे और इनसे पैसे उधार ले रखे थे, मकान गिरवी रखे, पैसे चुका ही नहीं गए, अकाल वकाल पड़ा हुआ था। कालूराम जी ने कहा भाई हिसाब दो। बाबा साहब ने कहा अगली फसल में पक्का दे दूं, तो अगली फसल में दे देना, वरना मकान, ये कागज मेरे पास पड़े मकान वाले, मैं मकान रख लूंगा। बाबा साहब ने कहा साहब ठीक। अगली फसल आई, फिर रुपए नहीं दिए गए, तो इस बार तो कालूराम जी लाए नीलामी के कागज, 5-7 जनों को बोली लगवाने के लगाओ, बोली लगाओ इस मकान की, और इसके बाहर फेंको रे डरे डंडू, जीते ही बाबा साहेब देशमुख के। तो आसपास वाले किसान इकट्ठे हुए, उन्होंने आताजोड़ी की कालूराम जी के आगे। कालूराम जी ऐसे मत करो, सर्दी का टाइम है, बापड़ा आदमी कहाँ जाएगा, छोटे छोटे टावर है इसके, अगली बार चुका देगा। कालूराम जी ने कहा ना ना ना, पैसे के मामले में मैं किसी के साथ नहीं रखता व्यवहार, और ये लिखा पढ़ी पड़ी है, देख लो, आप दे दो चंदा करके पैसे, दूसरा तो पैसे देने के लिए कौन तैयार हो जाए। तो बाबा साहेब देशमुख का मकान नीलाम कर दिया। इस बात से मराठों को गुस्सा आया, अतः माजी सटक ली, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, यूं निकाल कैसे सकते हो। अब मारवाड़ी बणियों को निशाना बनाया गया। अब बाकायदा मराठों ने टीमें बनाई अपनी, और टीमें बना के मारवाड़ी जो बणिये थे उनके घरों में जाते, और घरों में जाके उसको कहते खाता बही ला, खाता बही लेके आते और खाता बही की आग लगा देते। अब बता कितने रुपए हैं तेरे। अब खाता बही की आग लगा दी तो रुपए कैसे पता चले। कुछ किसान बाकायदा बाहर रोड पर खड़े रहते कि पुलिस आए तो बता देना, तो इधर उधर तितर बितर हो जाते। और अब मारवाड़ी बणिये वहां रहते हैं, पर बाकी पॉपुलेशन तो सारी मराठी है। सबको कहा गया इनके घरों में जा कोई काम नहीं करेगा, सफाई वाली बाई इनकी सफाई नहीं करेगी, रोटी वाली बाई इनके रोटी नहीं बनाएगी जाके, कोई भी जो नाई है वो इनके बाल नहीं काटेगा, कोई भी जो धोबी है वो इनके कपड़े नहीं धोएगा। सोशली बॉयकॉटेड पूरी तरीके से उन बाणियों का वहां पर किया गया था किसानों के द्वारा। इवन कहते हैं कि बाणिये इतने परेशान हुए थे कि वो जगह छोड़ के वहां से चले गए थे। तो जब वो छोड़ के वहां से जा रहे थे कि भाई नहीं रहना, आप जब लोग इतने नॉन कोऑपरेटिव हो गए अपने साथ में, तो यहां पर नहीं रहेंगे अपने, छोड़ के जा रहे थे, तो उनके सामान रखवाने के लिए कोई नहीं आया। मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मोटी मोटी सेठानियां मोटे मोटे संदूक लेके बेचारी कैसे सामान लेके गई होगी अपनी, पर था भाई मराठियों द्वारा किया गया था। तो मारवाड़ियों के खिलाफ मुझे कोई आंदोलन दिखा तो वो बड़ा सा एक आंदोलन यही दिखा। बाकी मारवाड़ी जहां रहे वहां आंदोलन नहीं हुआ। मारवाड़ियों ने अपनी सत्ता हमेशा बनाए रखी है। आज भी महाराष्ट्र में हमेशा कहता हूं कि मराठियों को जब जी में आता है तब साउथ इंडियन को ठोकते हैं शिवसेना वाले, जब जी में आता है तब यूपी वालों को ठोकने लग जाते हैं। पर मारवाड़ियों के खिलाफ ऐसा कोई आंदोलन नहीं करे। मारवाड़ी अपने पैसे वाले लोग अपने अपने सत्ता जचा के बैठे हुए हैं, तो जल्दी से उनके खिलाफ आंदोलन नहीं। पर ये एक आंदोलन तो हुआ था, याद रखना। याद रखने वाली सबसे बड़ी बात ये बाणियों के खिलाफ हुआ था। महाजन बोलते हैं अपने, बाणी अपने लोकल भाषा का शब्द हो गया, वैसे महाजनों के खिलाफ किया गया आंदोलन था। किसानों ने महाजनों के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत की थी। और सुनना देखो,
आप यदि आईएएस के पुराने पेपर वगैरह सोल्व करते हैं, खूब बार आपको कहते हैं कि भाई पुराने पेपर आरएएस के आईएएस के सोल्व किया करो, हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि आप नहीं करते, पर कभी यदि भूले बिसरे कर लो ऐसा, तो आप देखना पुराने पेपर में ये क्वेश्चन खूब बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सत्य कथन बताइए, करेक्ट सेंटेंस छांटिए इनके अंदर से। 2 सेंटेंस मिलेंगे, एक सेंटेंस मिलेगा उसमें लिखा होगा पाबना विद्रोह महाजनों के खिलाफ किया गया था, दूसरा मिलेगा दक्कन विद्रोह जमींदारों के खिलाफ किया गया था। अब सत्य बताओ, तो ना तो 1 ना 2, क्योंकि पाबना विद्रोह जमींदारों के खिलाफ था और दक्कन विद्रोह महाजनों के खिलाफ था। मैंने 10 बार ये क्वेश्चन देखा और उसने केवल क्रॉस किया इन दोनों को, उधर वाले में ये कर दिया, इधर वाले में ये कर दिया। ये बात याद रखना, सबसे काम की बात ये है कि ये आंदोलन किसके खिलाफ किया गया था, महाजनों के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था। किसानों ने महाजनों के खिलाफ इस आंदोलन की शुरुआत की। किसानों ने सामाजिक रूप से महाजनों का बहिष्कार किया कि नहीं, बॉयकॉट करो इनका, सोशली बॉयकॉट करो इन लोगों का। यह आंदोलन करड़ा नाम की जगह से शुरू हुआ था, महाराष्ट्र में करड़ा नाम की जगह, वहां से शुरू। जगह का नाम ही करड़ा है तो आंदोलन करड़ा होना ही था, अपने आप बड़ा होना ही था। पूना के पास में एक मंडी पड़ती है सुप्पा, 12 मई 1875 को उस सुप्पा नाम की जगह पर यह आंदोलन हिंसक हो जाता है, वायलेंट हो जाता है। यहां से वो मारपीट करना महाजनों के साथ में, उनके ऋण पत्र जला देना, ये सब व्यवस्थाएं उसके बाद सुप्पा से शुरू की गई। महाजनों से ऋण पत्र छीनकर जला दिए गए, खाते बही लेते उनसे जहां पर भी लिखा होता कि इतने रुपए, और वो जला दिए थे। किसानों ने महाजनों के खातों में आग लगा दी। फाइनली सरकार किसानों के सपोर्ट में, मैं लगातार तीसरा आंदोलन बता रहा हूं, इसमें सरकार किसानों के सपोर्ट में। सरकार कौन, अंग्रेज सपोर्ट के अंदर आए और अंग्रेजों ने कहा कि कानून बनाया, दक्कन किसान राहत अधिनियम 1879 में। ये भी सन पूछा हो भाई कि अधिनियम कब आया था, तो 1879 में आया था, दक्कन किसान राहत अधिनियम आया और किसानों को संरक्षण दिया गया कि नहीं भाई ऐसे आप किसी किसान से ये नहीं कर सकते, आप जमीन गिरवी वगैरह रखने का ये नहीं कर सकते। शायद ये इस किसान बिल के अंदर भी यही बात, इसके अंदर भी लिखा हुआ है कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वगैरह जो भी होगी तो उसके अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हो किसान से, क्या आपको करना है क्या नहीं करना है उस पर ये जमीन खरीदने बेचने का या जमीन पर अधिकार करने के ऐसे कोई भी अधिकार आपके पास में नहीं होंगे। और मुझे हमेशा लगता है कि कोई भी सरकार आएगी ना तो कभी भी किसानों के खिलाफ कुछ भी नहीं करेगी। इधर बीजेपी और कांग्रेस और कोई, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह, अकाली दल, अमरिंदर सिंह, कोई भी आ जाए, किसानों के खिलाफ कभी एक्ट आ ही नहीं सकता। कोई भी नेता इतना मूर्ख नहीं होता कि वो देश की इतनी बड़ी आबादी को नजरअंदाज करे। किंतु परंतु हो सकते हैं कुछ चीजों के साथ में अपनी, हो सकता है कि भाई ये ऐसे नहीं करना था, वैसे करना था, वैसा जरूर हो सकता है। बाकी कभी अंग्रेज नहीं ला पाते थे साहब किसानों के खिलाफ का बिल, तो लोकतांत्रिक सरकारों को तो 5 साल बाद चुनाव के अंदर जाना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरी तरीके से ऐसा करने का कोई प्रयास करे, नहीं करेंगे। तो ये एक दक्कन किसान आंदोलन हुआ था भाई, याद रख लेना। तो 1879 के अंदर बाद में दक्कन किसान राहत अधिनियम आया था और किसानों को संरक्षण दिया। अपने मारवाड़ियों के खिलाफ हुआ था तो थोड़ा याद रखना, अपने खिलाफ कौन सा आंदोलन हुआ, तो दक्कन किसान राहत आंदोलन हुआ था। मेरे एक और बचपन के अंदर एक आंदोलन सुना हुआ जो मुझे इसके हमेशा इसके सिमिलर सा लगता है। पंजाब के टच करते हुए जो गंगानगर वाला क्षेत्र पड़ता है, सुनी हुई बातें हैं उस टाइम की, मैं बहुत छोटा था। करणपुर, पदमपुर, विजयनगर, ऐसी कई तहसीलें पड़ती है। इंदिरा गांधी नहर में खूब सारा पानी आता है। आपके भी आसपास में यदि कोई दोस्त होंगे आप उनको देखेंगे कि गंगानगर हनुमानगढ़ के लोग पैसे खर्च करने के मामले में बेहद दिलेर होते हैं, और उसमें भी बेसिकली गंगानगर वाले। वो पंजाबी कल्चर है। पंजाबी कल्चर यही कहती है कि कमाया 8 अन्नी तो लगाया 1 रुपया जाए, इकट्ठा करके क्या करना है, साथ में लेके थोड़ी जाना। जबकि अपना बाकी पश्चिमी राजस्थान इस मामले में बहुत सातीर है, और अपने डोकरे यूं बनियान के अंदर वाली जेब के अंदर पैसे इकट्ठे कर करके रखा करते थे। पर गंगानगर वालों का ये रहता है कि नहीं भाई, हम तो जब बीकानेर पढ़ते थे तब हमेशा कहा ही करते थे, कितनी सच्ची कितनी झूठी बात भगवान जाने, की राजस्थान में फैशनेबल चीजें सबसे पहले कहीं पर आती है और गंगानगर के अंदर आती है। कि नई बाइक्स आएगी तो गंगानगर में आएगी, नए कपड़े आएंगे तो गंगानगर में आएंगे, नई व्हीकल्स आएंगे तो पहले गंगानगर में फैशन आती है, बाकी राजस्थान में बाद में फैलती है। और आसपास वाले दोस्तों को देखते हैं तब लगता है भी है कि यार ये इस मामले में थोड़ा ज्यादा सही। उनके पापा पैसे देते हैं तो खर्चा थोड़ा ढंग से कर लेते हैं। मैं खुद बीकानेर पढ़ता था तो गंगानगर के, हनुमानगढ़ के जितने भी दोस्त पढ़ते हैं उनके पास पैसे ज्यादा आते, महीने का खर्चा हमारे पास लिमिटेड आया करते थे। वो थोड़ा ज्यादा ही लग्जरियस लाइफ जिया करते थे, हम एकदम सामान्य आदमी की तरह जिया करते थे। इंदिरा गांधी नहर में खूब सारा पानी आता तो किसान का सीधा सीधा सिस्टम हुआ करता था कि किसान अपनी फसल 6 महीने में एक फसल लेता है किसान, तो 6 महीने में फसल लेके बाणिये के पास में जाता,
आड़तिया बोलते हैं, आड़तिया जो मीडिएटर होता है, जो उसकी फसल खरीदता है, उसके पास जाकर तो भाई ये ले मेरी फसल। एक फसल गेहूं सरसों की फसल हुआ करती थी, एक नरमा कपास वाली फसल हुआ करती थी। फसल लेके गया, उसको कहा भाई बता कितने की? 1.5 लाख की होगी। इमेजिनेशन में यूं बता रहा हूँ, अपने माना की वाला है, 1.5 लाख की फसल होगी। ठीक, जमा कर ले। अच्छा, इस पिछले 6 महीने में हम तेरे से सामान कितना लेके गए थे? क्योंकि वो बाणिया उनको सामान देता था, 6 महीने में जितना खर्चा होगा वही दिया करता था। अब वो खर्चा किसी चीज का हो, आपके घर का खाद्यान्न का खर्चा हो, खाद्यान्न तो मान लो खेत में हो ही जाता था, बाकी चीजों का खर्चा हो, आपके कपड़ों का खर्चा हो, आपके भात छुच्छक में आपको नकदी लेके गए थे उनका खर्चा हो, और उस बाणिया ने कहा भाई पिछले 6 महीने में आप मेरे से 1,30,000 रुपए का हिसाब पड़ा है, ये चीजें लेके गए थे। हमारी फसल कितने की? 1.5 लाख की। तो 20,000 हम मांगते हैं तेरे में, हाँ जमा कर। ठीक है। अब अगले 6 महीने तक किसान वापस उसे उधार लिया करता था, और किसान उसे उधार लेता। 6 महीने बाद उसकी वापस फसल वीर किसान ने जाकर पूछा कि भाई हाँ पहले तो पुराने वाला हिसाब बता अपना कितना है। उसने बताया इस बार तो 6 महीने में तुम्हारे लाख रुपये खर्चा हुआ। ठीक, 20,000 हमारे जमा थे, कहा तो पीछे कितने बचे? 80,000 रुपए मैं मांगता हूं आपसे, तोल फसल तोल हमारी फसल भी मान लो इस बार भी आपके 1,80,000 की फसल होगी, 80,000 तेरे जमा कर, 1 लाख हम मांगते हैं, 1 लाख जमा कर ले, या उस समय नकदी चाहिए तो ले लिए, बाकी जमा कर ले, अगले हम और लेके जाएंगे। ये किसान और आड़तिये के बीच का संबंध चलता रहता था, उसको फसल देते और उसे सामान लेके आया करते थे। पर मैंने कभी भी किसी भी किसान को आड़तिये से राजी होते हुए नहीं देखा। किसान हमेशा ये कहता था भाई आड़तिया ब्याज बहुत लगाता है, सामान महंगा देता है, और ये सच्चाई भी थी, इसके अंदर झूठ भी नहीं था कि कहीं ना कहीं जो आड़तिये हैं, किसान गरीब होता था और उसके इस चीज का तो फायदा उठा ही लिया जाता था। चक्रवर्ती ब्याज लगते थे, वो जो हम प्रेमचंद की कहानियों में पुरानी बॉलीवुड फिल्मों के अंदर देखते हैं कि ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, इतना लगता था कि चक्रवर्ती ब्याज जब अपने को फॉर्मूला आने के बावजूद भी सही नहीं निकल पाता है तो किसान को तो क्या ही समझ में आता है किस प्रकार से कितने रुपए जोड़ दिए गए हैं इसके। सामान के रेट वगैरह भी किसान जाके बार्गेनिंग तो कोई करता नहीं था। उस गंगानगर साइड के लोगों की अभी तक भी आदत है कि बार्गेनिंग हो ही नहीं पाती है। दुकान पे गए, उसको जाके पूछा कितने रुपए का दिया, इतने का है, तो वो नहीं कहता कम कर दे, वो रुपए निकाल के दे देता है। रुपए थे भाई उनके पास में, रुपए निकाल के दे देते, तो थोड़ा बहुत रेट वगैरह भी ज्यादा लगा करते थे। पर जब तक अपने कमाई हो रही है इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं जाता। 99 के आसपास में, 98 99 के आसपास में इंदिरा गांधी नहर का पानी कम पड़ने लगा, पंजाब ने पानी देना बंद कर दिया। पहले पंजाब में ज्यादा पानी होता तो पंजाब अपनी तरफ पानी छोड़ देता, उधर कमी आती तो पंजाब पानी रोक लेता है। वहां का पानी कम हुआ तो फसलें कम होनी शुरू हो गई, फसलें कम होनी शुरू हुई तो इनकम कम हुई। आपकी इनकम कम हुई लेकिन खर्चे कम नहीं हो पाए। खर्चे तो आपके उतने उतने हो रहे थे अभी तक भी, इसलिए अब वो जो था खर्चे वाला भाग था वो सरप्लस होने लग गया। पहले जो इनकम वाला बाणिये के पास में सरप्लस था, अब ये सरप्लस होना शुरू हुआ। एक फसल गई, उसका सरप्लस निकला, उसने कहा इस बार मैं मांग रहा हूं आपसे फसल देने के बाद भी, तो कोई नहीं अगली फसल में चुका देंगे। अगली फसल आई, वापस सरप्लस निकला उसके अंदर, उसने कहा साहब इस बार इतने ज्यादा हो गए, ब्याज लगा के पिछले के इतने और हो गए, अगली फसल में देंगे। 2-3 फसलें निकली, चुकाया नहीं गया, कर्जा लगातार बढ़ता जाए, खर्चे कम हो नहीं, आमदनी ठन्ना, खर्चा रुपया हो गया। अब बाणिये ने वापस आना शुरू किया, और बाणिये ने आकर मांगने शुरू किए पैसे दो मुझे। किसी एक गांव के अंदर किसी किसान ने, उधर के ज्यादातर जो लोग होते हैं वो धोती बांधते हैं, धोती नहीं होती उसको चादर बोलते हैं, चादर। कोई पंजाबी फिल्में देखो, पंजाबी गाने देखो तो उसके अंदर जो उनकी लुंगी टाइप का जो बांधा होता है चादर ही बोलते हैं, तो चादर बांधते थे। एक कोई किसान के पास कोई बाणिया आया, उसने कहा पैसे हो गए, इतने हो गए, 2 लाख रुपए हो गए, 3 लाख रुपए हो गए, दिए जाते नहीं आपसे, पैसे दो मेरे भी तो कहीं से आते हैं, इतने दिन से आपको सामान दे रहा हूं। किसान को कोई गुस्सा आया, ज्यादातर पंजाबी किसान उधर से पंजाब से आए हुए, और उस किसान ने चादर उठाई, अपनी ऊंची उठा दी, ले नंगा हो गया आदमी, ले पैसे ले, चादर चक दी। चकना मतलब पंजाबी भाषा में उठा देना। पूरा आंदोलन चलाया था उधर, चादर चक अभियान, कि जे कोई बाणिया पैसे मांगे तो चादर चक्को, मतलब मना कर दो उसको। आदमी नंगा हो गया फिर उससे क्या मांगा जाए। खूब सारे बाणिये डूबे थे उसके अंदर। तब मुझे लगता है एग्जैक्टली जैसे दक्कन के अंदर किसानों ने मना कर दिया था उनको पैसे देने से, वैसे अपने यहां पर भी किसानों ने बाणियों को पैसे देने से मना कर दिया। ये बात तो मैं बहुत छोटा था तब सुनी हुई थी, उसके बाद विस्मृति आ गई, भूल गए अपने। उन दिनों में से सुनते थे कि यार उस साइड में चादर चक अभियान चल रहा है, चादर चक अभियान चल रहा है। मैं 3-4 साल पहले
2016-17 के आसपास की बात है। मेरे रायसिंह नगर गंगानगर में एक जगह पड़ती है, वहां के एक फ्रेंड और मैं उसकी शादी के अंदर गया। उस एरिया में हालांकि मैं उसके टच वाले इलाके के अंदर रहा था, पर एग्जैक्टली उस साइड के अंदर कभी इतना गया नहीं था मैं। नाइट में यहाँ से जयपुर में बस में बैठा, मुझे ऐसे लगा कि बस अपने को 6 साढ़े 6 बजे ले जाके छोड़ेगी, क्योंकि गांव में ढाणियां होती है, दूर दूर तक लोग उनमें बसे हुए होते हैं, तो बस आपको ज्यादातर ऐसा होता है कि 3-4 किलोमीटर दूर ले जाके छोड़ देती है और वहां से दूसरे साधन होते हैं जिससे आप अंदर जाते हो। मुझे लगा यार 6 साढ़े 6 छोड़ेगी, जिस दोस्त की शादी है मैं उसको फोन कर लूंगा, वो किसी को बाइक वाइक दे के भेज देगा, मैं चला जाऊंगा। सर्दियां पड़े, गंगानगर में ज्यादा सर्दियां पड़े, कोहरा हो रहता है, बहुत भयंकर कोहरा रहता है वहां पर। बस ने ले जाके पटक दिया 4:30 बजे उसने उतार दिया कि मत सो रहा था, और उसने कहा यहाँ उतरना था, उन कंडक्टर को याद रहता है कौन कहाँ उतरेगा, यहाँ उतरना था, यहाँ का किराया दिया था, हाँ तो उतर, तो आ गया स्टैंड तेरा। अपने जल्दी से उतरे, बाहर उतर के देखा कोहरा छाया हुआ, रात पड़ी है, अभी घड़ी में टाइम देखा तो अभी तो 4 साढ़े 4 हुए हैं। मुझे लगा यार 4 साढ़े 4 बजे तो दोस्त को फोन करें, अगले का भी शादी का टाइम है रात को, वो भी कोई लेट ही सोया होगा, आपने गीत वीत चलते रहते, कोई और कोई बनड़े बनौन हल्दी लगाओन कई रस्में होती रहती है, क्या उसको तो यार क्या ही फोन किया जाए, सुबह सुबह 4:30 बजे तो क्यों जगाया जाए। एक और दोस्त जहां मैं उतरा था उसके जस्ट पास का ही था, उसके नंबर थे मेरे पास, मतलब यार इसको बुला ले। मैंने उसको फोन किया कि यार ऐसे ऐसे मैं तो शादी के लिए आया था और यार ये तो बस नहीं थी, जल्दी ला के पटक दिया। तो उसने कहा भाई तू तो 2 मिनट रुक, यहीं खड़ा रहा, 2 मिनट के अंदर ही आया मैं तो। आसपास ही घर था, फटाफट वो बाइक लेके आया, मुझे अपने घर पे ले गया, घर पे ले जाके वहां पे सुला दिया। अपने चुपचाप 4 बजे जाके सो गए। उसने कहा कल मैं भी चलूंगा, साथ में चल लेंगे, 8-9 बजे चलेंगे, 6 बजे जाके क्या लाएगा वहां पे, और ही भली बात 1 से 2 बजे। सुबह 6:30-7 बजे उठाया उसने, ले चाय पी ले। मैं उठा तब मैंने देखा कमरे के अंदर, रात को चुपचाप जाके सो गया था मैं 4 बजे, पास वाले चारपाई के ऊपर एक थोड़े वृद्ध से सज्जन 60-65 साल की उम्र, वो और बैठे हुए थे, चौधरी साहब वहां के यूं थोड़े चलते फिरते आदमी। और मेरे दोस्त ने इंट्रोडक्शन कराया कि ये मेरे बहन के ससुर जी हैं, अपने राम रूमी की। डोकरों में थोड़ी आदत होती है पूछने कहाँ से आए, क्या करते हो, पूछा जयपुर रहता हूँ, तैयारी करता हूँ, बातें बताई, बातों के रसी है मैं भी खूब। उन्होंने जब इतना पूछा तो अपने वापस पूछा आप क्या करते हो, तो उधर जितने भी खेती करने वाले होते हैं, किसान होते हैं, तो कहते हैं जमींदारों करा, मतलब जमींदार है, जमीन का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा भाई, तो उनके मुंह से निकला गया अभी तो जमींदारों ही करा, तो अभी तो जमींदारों करा, इसका मतलब इस सेंटेंस तो ये कहता है कि पहले कुछ और काम करते होंगे। तो मैंने कहा तो पहले क्या काम करते थे आप, कि पहला अपना आड़त की दुकान है, आड़त की दुकान मतलब किसानों से फसल लेते थे और उसको बेचा करते थे, खरीद बेचने का। तो मैंने कहा यार आड़ती है तो खूब पैसे वाले होते हैं और आड़तियों के पास तो चंगी कमाई होती है एकदम, तो आपने आड़त वाली दुकान बंद क्यों कर दी, आपको वही रखनी थी, कमाई तो उसके अंदर होती है। खेत में तो रिजो पचो पूरे साल भर तो भी इतनी कमाई नहीं होती, मजदूरी नहीं निकले। तो उन्होंने वापस मेरे तरफ कहा अरे बेटा आप छोटे हो, आपको नहीं पता, कमाई उमाई थी अपने तो ठीक ही ढांचा चल रहा था, पर चादर चक अभियान की लपेट में आ गए थे। और तब मेरी याद आई हाँ यार ये वर्ड अपना सुना हुआ है। मैंने उनसे वापस पूछा क्या था, और उन्होंने बताया क्या खूब सारे लोगों ने उस टाइम देने से मना कर दिया था कि आड़तियों को हम पैसे नहीं देंगे। क्या करते, तो अब पैसे ही नहीं दिए सारे, तो दुकान अपने आप ही बंद होनी थी, तो बाद बंद कर दी। अपने तो मूल जो काम था ये पकड़ लिया, खेती वाला काम था, अपने तो इसके अंदर आ गए। तब मुझे और लगता है कि यार दक्कन के अंदर मारवाड़ियों के खिलाफ उन मराठी किसानों ने किया था, वैसा ही अपने जो यहाँ पर जितने भी किसान बसे हुए थे, पंजाबी किसान जो थे उस साइड के, उन्होंने यहाँ पर यह कर दिया था। इससे एक बात मुझे हमेशा समझ में है कि आड़तिये और किसान के रिश्ते मजबूरी पर टिके हुए हैं, कि किसान आड़तिये से कभी राजी होता ही नहीं। आप पंजाबी गाने सुन लो पुराने, सारे पंजाबी गानों के अंदर कहीं ना कहीं आपको, पुराने क्या नए भी गाने सुन लो आप, उनके अंदर बाणियों के, आड़तियों के, इनके खिलाफ ही बातें मिलेगी। आप फिल्में देख लो, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये दिखाया होगा कि ब्याज ज्यादा लेता है, इस टाइप की सारी तमाम बातें मिलेगी आपको। तब मुझे लगा कि वर्तमान किसान आंदोलन एकमात्र ऐसा है जिसमें किसान और आड़ती दोनों साथ है, कि सरकार कह रही है कि
हम एक नया फ्रंट खोलेंगे जहां पर आड़तियों को तुम्हें फसल बेचना आवश्यकता नहीं। अब जरूरी है कि आड़तीय को ही फसल ले जाके बेचनी पड़ती है। सरकार करिए, आड़तियों को देना जरूरी नहीं है, तुम दूसरे को भी दे सकते हो। हम एक थर्ड फ्रंट खोलना जा रहे हैं और किसान आड़तियों की ढाल बन के खड़ा है। किसान इस बार कह रहा है कि नहीं, हमें आड़तियों को ही बेचनी है। मैं एक दिन पंजाबी सिंगर रणजीत बावा का भाषण सुन रहा था और उसमें रणजीत बावा बोल रहा था, आड़तियों नाल साडा पुराना संबंध है, एवं केवें तोड़ देंगे। मुझे लगा यार, इन आड़तियों को तुमने हमेशा गालियां निकाली, तुम्हारे सारे गानों में इन आड़तियों के खिलाफ बातें हैं, अब संबंध कैसे याद आए? अजीब सा झोल है कि किसान और आड़ती दोनों मिले हुए हैं। आड़ती भी कह रहे हैं कि एक्ट हमें खत्म कर देगा, किसान और कह रहा है कि हाँ ये एक्ट आड़तियों को खत्म कर देगा और हमें आड़तियों को अपना सामान बेचना है, हम और किसी को अपना सामान नहीं बेचेंगे। भगवान जाने क्या है क्या नहीं है। पर एक सच्चाई यह भी है कि इस बार मामले में रंगत दूसरी है। मैं और एक दिन सोच रहा था कि बीजेपी के बारे में शुरू में यह कहा जाता था कि बीजेपी बाणियों की पार्टी है, जनरल की पार्टी माना जाता था बेसिकली, उसमें भी बाणियों की। तो बाणीय है, ये बीजेपी को चंदा देते हैं, बाणीय बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। हिंदू राष्ट्र वाली उदाहरण इनमें थोड़ी ज्यादा होती है। किसान जनरली कांग्रेस का वोटर समझा जाता था। कारण भी था कि किसानों को उनके जमीनी अधिकार दिलवाने के लिए कांग्रेस का बड़ा योगदान था, उसने कानून बनाए थे। तो किसानों को हमेशा यह माना जाता है कि कांग्रेस के वोटर हैं। बीजेपी में फिर जो बचे, जनरल वाले जो बचे, उनमें बेसिकली जो बाणी हुआ करते थे, उनको लिए कहा गया कि भाई ये तो बीजेपी के वोटर हैं। मुझे लगा पहली बार बीजेपी अपने वोटर्स के खिलाफ जा रही है। जो ग्रुप हमेशा उसके साथ में ही बना रहा, उस ग्रुप के खिलाफ एक कानून पारित करने जा रही है। शायद उसके दिमाग में रहा होगा किसान एक बड़ा ग्रुप है, इसको अपनी साइड के अंदर लाया जाए। पर वह ग्रुप जिसके खिलाफ कानून है वो तो विरोध कर ही रहा है। वह ग्रुप जिसके लिए सरकार कानून लेके आई है वह भी उसकी खिलाफत कर रहा है। हो सकता है उसको उसमें अपने खिलाफ बातें लगी हो, इस वजह से वो कर रहे हो। पर दोनों पक्ष, शोषण करने वाला और शोषित होने वाला, दोनों एक्ट के खिलाफ हो रखे। या तो समझने में गलतियां हैं या वास्तव में उसके अंदर कुछ कमियां रह गई होगी। सरकार कह भी रही है, उनसे बातचीत में यही बातें सामने आती है कि भाई हाँ हम ये बात मान लेंगे, तुम्हारी ये बात मान लेंगे। क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे वो बात दूसरी, मान ली जानी चाहिए। इतना बड़ा ग्रुप यदि देश का कह रहा है तो उसकी बातों के अंदर सरकार को भी ध्यान दे ही देना चाहिए। पर यह भी एक कड़वी सच्चाई है कि किसान और आड़ती एक साथ हो गए हैं, जबकि दोनों के हित एक जैसे नहीं है। फिर आगे बताऊंगा तो ये आप दक्कन वाला याद रखना। दक्कन वाला याद आए तब अपने वो चादर चक वाली दिमाग में आना। यदि कोई आप में से गंगानगर का हो तो पुराने डोकरे बैठे हो तो उनसे पूछना, मुझे इस बारे में और जानकारी देना कि वास्तव में उस समय क्या हुआ था। मुझे इतनी बातें पता थी। एक आंदोलन हो रहा है कुक्का, इसी का एक नाम और दिया हुआ नामधारी। एक संप्रदाय था पंजाब में, एक संप्रदाय था नामधारी संप्रदाय। तो ये जितने बाबा जी टाइप के लोग नहीं होते, ये कोई ना कोई एक नाम देते हैं, इस नाम का जप करना है। तो उस समय भी जो संप्रदाय चला वो एक विशेष नाम का जप करते, वो नाम धारण किया करते थे, इसलिए उनको बोलते नाम। सिख थे, पंजाब के ज्यादातर किसान थे। वो लोग गुरुवाणी, सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है गुरुवाणी, उस गुरुवाणी का जाप किया करते थे। और उस गुरुवाणी का जो जाप था वो ऊंची आवाज में किया जाता था, लाउड आवाज में किया जाता था। तो ज्यादा तीखी आवाज होती थी, यूं लगता है जैसे कोई आदमी रो रहा हो। अपने मारवाड़ी में भी रोने कहते हैं कूकणो का कुक्का है, इसलिए शायद उसका नाम वो कुक्का पड़ गया कि गुरुवाणी का तेज तीखी आवाज में वर्णन किया करते थे, नाम धारण करते थे वो कोई, तो नामधारी आंदोलन भी कहते हैं, कुक्का आंदोलन भी कहते हैं। पंजाब में एग्रीकल्चर प्रॉब्लम की वजह से हुआ था। पंजाब में हो सकता है, मुझे हमेशा लगता है यार कि पंजाब वाले किसान आंदोलन क्यों करते हैं? खेती उनकी होती है भाई, जिनके होगा उनकी तो समस्या होगी, अपने होती नहीं है तो समस्या कहां उत्पन्न हो, तो अपने किस बात का आंदोलन करें। तो पंजाब में शुरुआत में तो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम की वजह से शुरू किया था उन लोगों ने आंदोलन, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये अंग्रेजों के खिलाफ ही बन गया और बाकी चीजों का भी विरोध करना शुरू कर दिया।
बाद में एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बन गया था कि आप हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते तो हम तुम्हारे सारे कानून नहीं मानेंगे, हम तुम्हारी बातें नहीं मानेंगे। तो लेकिन बाद में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन बन गया था। बालक सिंह और भगत जवाहरमल इसके शुरुआती नेता थे, नाम याद रखना। भगत जवाहरमल बड़ा नाम है, ये इसके नेता थे। बालक सिंह जी इसके नेता थे। ये आंदोलनकारी लिखना, ये आंदोलनकारी गुरुवाणी का वर्णन तेज ऊंची तीखी आवाज में करने के कारण कुक्का कहलाए। कुक्का कहा जाता है इनको, गुरुवाणी की वो तेज आवाज में बोलते इसलिए। मुख्यालय कहां पे था? तो हजारा। अब तो पाकिस्तान के अंदर चला गया। पंजाब के दो टुकड़े हो गए। पंजाब का जितना भाग अपने पास नहीं है उससे अधिक भाग पाकिस्तान के पास चला गया। वास्तव में जो अपने पंजाबी सिख थे वो सारे पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर ही रहा करते थे, वही हिस्सा था इनके पास। अपने वाले इलाके में तो मुस्लिम ज्यादा थे, इधर वाले हिस्से में, उधर वाले में सिख ज्यादा थे। इसीलिए ये जब ट्रांसफर किया गया था तो विभाजन की सर्वाधिक विभीषिका यदि किसी ने झेली तो सिख भाइयों ने झेली है कि इधर से मुसलमान उधर पाकिस्तान वाले पंजाब में गए, उधर वाले जो सिख थे वो इधर वाले पंजाब के अंदर आए। इसलिए आपस के अंदर क्लेश ज्यादा हो गया था। यहाँ पे पूरी पूरी आबादी ट्रांसफर करनी जब पड़ गई थी। सिख बहुत मेहनती कौम है। मैंने वास्तव में मेहनत करने में इनसे बेहतरीन लोग नहीं देखे कोई। और वो कोई भी काम करवा लो, उस काम के अंदर आपको मेहनत करते हुए मिलेंगे। ये शायद नतीजा ही है कि बहुत छोटा सा एक माइनॉरिटी ग्रुप है और बड़े बड़े देशों के अंदर कब्जे से कर लिए। कनाडा मिनी पंजाब बन गया है। अब भारत के किसी भूभाग के अंदर देखेंगे तो आपको पंजाबी मिल जाएंगे, सब काम करते हुए मिल जाएंगे। मैं जिस गांव के अंदर रहता था तो वहां पे सिख खूब सारे रहते थे और हम बातें किया करते थे कि सिख जो होता है, किसान थे ज्यादातर लोग, टिल डेथ, मृत्यु तक अपने खेत में काम करते रहते थे। वरना अपने होता है कि भाई डोकरे जैसे 50 की एज कंप्लीट की, उसके बाद बार चारपाई ली, एक हुक्का लिया, अब छोरों काम करो रे। वहां वो हम एक अलग व्यवस्था देखते थे कि जवान तो काम कम करते थे, बूढ़े आदमी काम ज्यादा करते थे। जवानों को पहले खिला पिला के पट्ठा बनाया जाता ढंग से। और मतलब यूं कोई कह भी दे यार 25-26 साल का लड़का हो रखा है, 30 साल का लड़का हो रखा है, ये नहीं काम करता है, अजय मुंडा न्याणा है, अभी लड़का छोटा है, कर लेगा। पिताजी 50 साल की उम्र के बाद में भी कस्सी ली हुई खेत के अंदर जाके काम करते। लगता है यार लेबोरियस बंदे हैं सारे के सारे। ये इनकी व्यवस्था जोरदार है अपने आप के अंदर। तो खेती बहुत अच्छी खेती किया करते थे वो लोग। तो अंग्रेजों ने जब पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर नहरें वगैरह बनवाई, सिंचाई का समुचित प्रबंध किया उन लोगों ने, तो यहाँ पे खेती कौन करे? तो खेती के लिए सिखों को उधर ले जाके स्पेशल बसाया गया था खूब सारे क्षेत्रों में। हालांकि पहले भी महाराजा रणजीत सिंह जी जो हुए थे उनकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी। लाहौर सिखों का एक गढ़ था, पर उस इलाके में भी किसानों को बाकायदा सिखों को अंग्रेजों ने विश्वास में लिया, उनको खूब सारी सुविधाएं दी कि यार तुम खेती करो, तुम्हारे जैसी खेती यहाँ पे कोई नहीं कर सकता। इवन अपने जब गंगानगर में गंगा नहर लेके आए थे तो अपने वालों को तो खेती आती नहीं थी कि नहर वाली खेती कैसी होती है। इसलिए जो गंगा सिंह जी थे उसमें पंजाब से किसानों को लेके आए थे खूब सारे कि भाई आप चलो और खेती करो। तो अपने गंगानगर साइड के अंदर ज्यादातर जो लोग मिलेंगे उनके रूट कहीं ना कहीं पंजाब के अंदर मिल जाएगी कि वो लोग पंजाब से आए थे। अब पाकिस्तान वाले पंजाब के अंदर खूब सारे सिख हो गए। फाइनली जब देश को विभाजित किया जा रहा था तो मुसलमान श्योर थे कि हमारे लिए एक देश बनेगा पाकिस्तान, तो हमें उधर जाना है। पहले से कहीं ना कहीं दिमाग में माइंड मैप था। हिंदुओं के दिमाग में था कि हमारी टेरिटरी यही है, हमें इधर रहना है। उधर वाले जो हिंदू थे पाकिस्तान वाले, उनको भी कहीं ना कहीं दिमाग में था कि हमें भी जाना है। सिखों को अंतिम समय तक ये डिसीजन नहीं था कि हमें इधर से उधर भेज देंगे। और पाकिस्तान वाले सिखों को भी ये लगता था कि यार हमें तो अंग्रेजों ने स्पेशल इधर ला के बसाया था, हमें किधर भेजेंगे, हमें थोड़ी भेजेंगे, हमें तो इधर ही रहना है। पर वो एंड टाइम पर जब कहा गया कि पूरी की पूरी आबादी ट्रांसफर की जाएगी, इसलिए उस भागम भाग के अंदर वहां पर हिंसा ज्यादा हो गई थी। जो आप गदर मूवी के अंदर देखते हो कि ट्रेन लाशों से पटी हुई जाती है और लाशों से पटी हुई आती है, तो उस साइड में सिख खूब थे। इसलिए इसका जो सेंटर था वो भी हजारा था। सतिंदर सरताज का एक गीत है हजारे वाला मुंडा, आप सुनना, वो गीत सुनना। और ये मैं क्लासों में पहले भी मैंने कई बार बताया होगा कि आज भी अपने जो सिख भले इधर वाले अपने वाले पंजाब के अंदर आगे बस गए हो, लेकिन
अभी भी उस अपने रूट से बहुत ज्यादा प्यार ही रहता है, होना भी चाहिए। जहां से आप आए हो उस जमीन के प्रति आपका लगाव कैसे जा सकता है। इसलिए टोटल पंजाबी गानों के अंदर कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपको मिलेगी। जंजा जांदियां जी होंदिया लाहौर नू आके चंडीगढ़ गेड़ियां क्यों मार दे, कि ये तो बारातें लाहौर जानी बंद हो गई हमारी। यदि बारातें लाहौर जाती तो हमें चंडीगढ़ साइड में आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक गाना मैं भूल रहा हूं उस गाने का नाम तो क्या है, पर उसमें शुरुआत में दो लड़कियां बात करती है और वो पूछती है कि पाजेब तू कहां से लेके आई, ये झांझर कहां से लेके आई, वो कहती मुल्तान से। मतलब मुल्तान सिखों का रहा होगा उस टाइम, वहां पर उनका राज्य रहा होगा इसलिए, और महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। तो वैसे ये सब प्रांत जो थे, एक दिन मैं पहले क्लास में बता ही रहा था कि इसी वजह से पाकिस्तान वाले पंजाब की भाषा भी पंजाबी। तो हजारा इस कुक्का आंदोलन का सेंटर हुआ करता था। शुरुआत में एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम की वजह से शुरू हुआ था, पर बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बन गया था। कालांतर में इसको एक बहुत बेहतरीन नेता मिले, राम सिंह कुक्का। राम सिंह कुक्का इसके नेता के रूप में सामने आए थे। उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान, ये उल्टा लिख दिया गया, गवर्नर जनरल नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान इस आंदोलन को दबा दिया गया। थोड़ा कहीं पे ज्यादा हिंसक घटनाएं सी थोड़ी बहुत होने लगी तो अंग्रेजों ने आंदोलन को दबा दिया। नॉर्थब्रुक इस आंदोलन को दबा देता है। राम सिंह कुक्का गिरफ्तार कर लिए गए और उनको रंगून भेज दिया गया। अंग्रेज ज्यादातर बर्मा भेज दिया करते थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भेज दिया गया था, बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था, वैसे राम सिंह कुक्का को भी रंगून भेज दिया गया था। उनकी वहीं पर डेथ हुई थी, और वहीं पे बर्मा में एक जगह पड़ती है टेनासीरम, टेनासीराम, वहां पर उनकी समाधि बनी हुई है राम सिंह कुक्का साहब की। यह आंदोलन वास्तव में 1857 के आसपास शुरू हो गया था। क्रांति वाले साल के अंदर यह आंदोलन वहां पर शुरू हो जाता है। 1872 तक तो ये अपने चरम पर था जब इसको वहां पर दबाया गया था। 2007 में इस आंदोलन के 150 साल पूरे हुए। 1857 में शुरू हुआ तो 150 साल पूरे होंगे 2000। तो सरकार ने इसकी याद रखने के लिए एक 5 रुपए का सिक्का जारी किया था और एक 100 रुपए का सिक्का जारी किया था कि भाई इस आंदोलन को याद रखा जाना चाहिए। सिक्के देख रहे हैं आप अपने सामने, एक 5 रुपए का सिक्का है, ये 100 रुपए का सिक्का है। इधर भी लिखा हुआ है इस पे राम सिंह कुक्का, इस पे भी इधर लिखा हुआ आपके राम सिंह जी। तो ये सरकार द्वारा 5 रुपए और 100 रुपए के सिक्के जारी किए गए थे इस आंदोलन पर। इस आंदोलन के दौरान केवल एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं की गई थी, बल्कि संप्रदाय ने अपने में जो भी सामाजिक कुरीतियां थी उन कुरीतियों को मिटाने का भी कार्य किया था। जितनी भी सोशल बैड कस्टम्स थी उनको मिटाने का प्रयास किया गया था। सामाजिक सुधारों के प्रयास किए गए, जैसे कन्या भ्रूण हत्या पर प्रतिबंध लगाए गए कि साहब कन्या की जो भ्रूण हत्या होती है ये समाप्त की जाए। देखो इसका मतलब है कि कन्या भ्रूण हत्या सब इलाकों के अंदर ही हुआ करती थी। तो पंजाब के अंदर भी कन्या भ्रूण हत्या थी तो कहा नहीं भाई रोक लगाएंगे, अब से बच्चियों को नहीं मारेंगे अपने। अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाए कि यदि हमें एक समरसता का समाज बनाना है तो कहीं ना कहीं इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दिया जाए, ताकि ये जो जातिवाद जैसी चीज है, धर्म की जो चीज है, ये खत्म हो जाएगी अपने आप में। दहेज पर प्रतिबंध लगाया जाए। उस टाइम भी ये लोग ऐसी बातें क्या करते थे कि नहीं भाई दहेज बुरा है, इसको बंद किया जाना चाहिए। विडो रीमैरिज की जानी चाहिए। उस समाज में भी विडो रीमैरिज नहीं होती होगी तो उनका विडो रीमैरिज की जानी चाहिए। शाकाहारी भोजन का समर्थन किया उन लोगों ने। और वैसे ही जो नाम धारण किए हुए ऐसे जो लोग होते हैं तो वो हमेशा नशे पते से दूर रहने का प्रयास करते हैं। शराब व अफीम का त्याग किया जाए, एकदम सादी जिंदगी एकदम। गो हत्या का विरोध, अरे ये तो बड़ी जोरदार चीज है कि सिखों ने इस चीज का तो हमेशा बेहतरीन विरोध किया था, गो हत्या का। तो महाराजा रणजीत सिंह के पास में जब काबुल का राजकुमार शाह सुजा आया था और सहायता मांगी थी तो महाराजा रणजीत सिंह की मांग थी कि अफगानिस्तान में यदि गो हत्या बंद कर दोगे तो मैं सहायता देने के लिए तैयार हूं। कारण भी था कि सिखिज्म अलग धर्म नहीं था, हिंदू धर्म की एक शाखा थी। हिंदू परिवार का प्रत्येक बड़ा लड़का खालसा पंथ में भेजा जाएगा ताकि मुगलों के खिलाफ लड़ सके। गुरु की शिक्षाएं मानता था वो, गुरु की सीख मानता था, इसलिए वो सिख है। वो लीडर था, नेतृत्व करता था, लड़ता था, इसलिए वो सरदार है। तो शुरुआत में कुछ सिख धर्म हिंदुओं से अलग दिखता भी नहीं था। 4-5 पीढ़ी पहले तक तो सिखों और हिंदुओं में रिश्ते मिलेंगे कि पंजाबी जो हिंदू है पंजाबी सिखों के अंदर शादियां करते थे कि कोई सिख है उसकी
4-5 पीढ़ी पहले कोई दादी मिल जाएंगे जो अरोड़ा है, तो चीज भी वो सेम सी चीज थी। तो जब आप हिंदू धर्म से निकले हुए हो तो गौ हत्या का समर्थन कैसे कर सकते हो? तो गौ हत्या का विरोध किया था। तब मुझे लगा कि यार युवराज सिंह वाले पापा इतने बुद्धिहीन कैसे हो सकते हैं कि उसमें हिंदुओं को गालियां ही निकालना शुरू कर दे। आदमी रो रो के अंदर बोल गया, बोलते हुए आप बीजेपी का विरोध करते करते, आप मोदी का विरोध करते करते हिंदुओं के खिलाफ ही बोल गए। उसके अंदर आप रूट्स वहीं से, आपकी अलग से रूट नहीं आ पाती है। जबकि उसके अंदर वो बोल रहे थे कि सानू पता है अब्दाली हिंदुआं दी कुड़ियां नू टके टके च लेके गया सी। हिंदू ही थे आप भी, उसी इलाके से बिलोंग करते थे। वहां पर यदि ऐसा हुआ है तो सबके साथ ही हुआ होगा, बुरा हुआ है। पर मुझे लगा कि भले उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ वो इतनी बड़ी बात कही है, पर उन्होंने एक सच्चाई को और उजागर किया और उसने बताया कि अहमद शाह अब्दाली जैसे लोग क्रूर, नरसंस और हत्यारे थे, और ये सब काम भी किया करते थे, जिन्हें भले हमारी हिस्ट्री भले कितना अच्छा बढ़ा चढ़ा के केवल आक्रमणकारी के रूप में ही दिखाती हो, पर उनकी असलियत वो बहुत दूसरी थी। मूर्ति पूजा, वृक्ष पूजा, दरगाह की पूजा का विरोध किया। हमारे जितने समाज सुधारक वे सब मूर्ति पूजा के खिलाफ हो गए थे, तो इन्होंने भी मूर्ति पूजा का विरोध किया। इनकी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया इन लोगों ने। कोड ऑफ कंडक्ट, नॉमिनीज की जगह आप कोड ऑफ कंडक्ट लिखना ज्यादा अच्छा शब्द होगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दहेज नहीं देना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए। वो जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट था उसको बोलते थे रेहत नाम। रेहत नाम बोला करते थे। सिखों में जो मैरिज का सिस्टम होता है उसको बोलते हैं आनंद कारज। ये गलत लिख दिया, आनंद कारज करना है, आनंद कारज प्रथा होती है। वो जो गुरु ग्रंथ साहिब के चारों तरफ फेरे लेते, पंजाबी में फेरों को बोलते लावा। एक पंजाबी मूवी है लावा फेरे, देख लेना आप कभी। तो वो आनंद कारज प्रथा, जब कहा कि दहेज नहीं लेंगे तो ₹1.25 के अंदर शादियां की जानी चाहिए। अब जाके फिर भी सिखों में वापस थोड़ी बहुत ये सामाजिक कुरीतियां वापस देखने को मिल गई, दहेज वाली समस्या उत्पन्न होने लगी। बाकी सिखों में बाकियों की तुलना में दहेज वाली समस्या बहुत कम मिलेगी। और वाकई उनके ये ₹1.25 वाली शादियां ये मेरे देखी हुई है कि हम वो गांव में रहते थे, मैंने बताया कि उसमें सिख खूब सारे थे। हम कई बार उसमें ये शादी सुनते ही कि लड़की को देखने के लिए आए, लड़के वाले पसंद आई उनको लड़की, हाथों हाथ गुरुद्वारे के अंदर गए, लड़के लड़के के वहीं फेरे दिलवाए, ले गए साथ में। कोई बारात नहीं, कोई दहेज नहीं। हम बातें किया करते थे, बाकी जो लोग हिंदू हुआ करते थे, भाई क्या हुआ, तो उनके लड़के को तो चुन्नी उड़ा के ले गए, उनकी लड़की को तो चुन्नी उड़ा के ले गए। मतलब गुरुद्वारे के अंदर गए, गुरुद्वारे में जाके फेरे लिए, फेरे लेके वहां से चले गए। सिंपल सी शादी हो गई। कितनी ₹1.25 में अपने नॉर्मली बोलते हैं भाई रे हमें तो कुछ नहीं चाहिए, ₹1.25 नारियल चाहिए। तो बाकी लोग बोलते हैं, सिख वाकई वैसा कर देते हैं। धीरे धीरे देखा देखी थोड़ी बहुत कुरीतियां इनमें भी आई। NRI मुंडा चाहिए, कनाडा गया हुआ लड़का चाहिए, तो फिर थोड़ा बहुत दहेज वाली सिस्टम भी हुआ, पर अभी तक भी इस बुराई से बचे नहीं। तो वो इन नामधारियों ने भी उस चीज को बड़ा यूं प्रोत्साहन दिया था, उन सब चीजों को। नामधारियों के बारे में पढ़ा है मैंने आपको। मैं कल कोई एक फेसबुक पोस्ट पढ़ रहा था, उसके अंदर था कि जम्मू में कोई 25-30 नामधारियों के परिवार रहते थे, लोअर मिडिल क्लास, साधारण से लोग, छोटे मोटे हाथ के काम धंधे करे, कोई खेती करे। उनमें एक परिवार कनाडा चला गया, खूब पैसे कमाए उसने वहां पे। वहां से लौट के आया, और लौट के आके उसने जम्मू के किसी इलाके के अंदर एक पूरी कॉलोनी ली, प्लॉट लिए खूब सारे। उन प्लॉट्स को एक आदमी के रहने के लिए, एक परिवार के रहने के लिए कितना बड़ा घर हो सकता है, उसके अनुसार प्लॉट्स की डिवीजन किए उसके। फिर वो जो अपने परिवार थे नामधारियों के, जो बाकी परिवार थे, उनके पास गए, उनको आके कहा ये प्लॉट है, नो मुनाफा, लागत रेट पे, लागत भी बहुत कम रेट उन्होंने वो की उसकी, सब यहां बसेंगे, यहां लो। 2 परिवार थे जो रिक्शा चलाया करते थे, उनके पास में तो ये भी नहीं था,
कि वो प्लॉट की लागत रेट भी दे सके, उनको फ्री के अंदर दिए गए। तुम्हारा रजिस्ट्री ये पड़ी, ये ले लो। बाकियों कहा गया जितने पैसे अब दे दो, बाद में हो तो बाद में दे देना, जैसे किस्तों में दिए जाए वैसे दे दिए जाए। समाजवाद यही है, गांधी जी की न्यासधारिता यही है कि यदि आप कमा लेते हो तो समाज के बाकी हिस्सों में भी उसका योगदान होना चाहिए। पर हर कोई व्यक्ति ऐसा कर नहीं पाता है। किसी में यूं दिलेर आदमी होता है जो कहता है कि 1 साल के लिए जियो फ्री दे दूं, तो मुकेश अंबानी जैसा कालजा हर किसी आदमी के पास होता नहीं है, या वो नामधारियों में जो भी कोई व्यक्ति रहे होंगे उनके जैसा कलेजा ऐसा किसी के पास नहीं होगा। पर कल मैंने वो नामधारियों के बारे में कहीं ऐसा पढ़ा था, तो मुझे लगा कि यार आज भी ये लोग कहीं ना कहीं अपने उस सिद्धांत के ऊपर अटल है। तो इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, नामधारी या कुक का आंदोलन। ये कुछ आंदोलन आप पढ़ना, अगली क्लास में हम इन किसान आंदोलनों को कंक्लूड कर देंगे, खत्म कर देंगे। थैंक यू।